बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज नहीं रहे, उनकी जगह परवेज़ इलाही पंजाब के नए वज़ीर आला होंगे। जो कुछ भी ऐवान के अंदर हुआ, मज़ारी साहब की कार्रवाई है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, कलअदम उसको करार दे दिया गया। 11:30 बजे आज रात का वक्त दिया गया है, जिसमें गवर्नर पर यह बाइंडिंग है कि उन्होंने हल्फ उठाना है, और अगर गवर्नर साहब हल्फ नहीं उठाते तो फिर सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब होंगे परवेज़ इलाही साहब। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, और इस खबर से जुड़ी जो है वो तमाम लोगों की डेफिनेटली बहुत सारी अपनी अपनी ओपिनियन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जितने भी हैं वो सारे जो है इस वक्त सख्त नाला हैं, नाराज़ हैं, बायकॉट कर चुके हैं वो इस बेंच का, इस कार्रवाई का। और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो जुडिशल कू का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ट्वीट किया गया, और इंसाफ की जो है वो दुआइयाँ दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। वेलकम टू द शो राजा साहब। राजा साहब, ये जो कुछ हुआ सर, ये क्या हुआ? इस फैसले के हवाले से क्या आपका इनिशियल रिएक्शन है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? देखिए, ये फैसला बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसकी इंटरप्रिटेशन पे था। उसका पैरा नंबर 3 था, और उस जजमेंट को जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी, अब बेस बनाते हुए कहा था कि उस जजमेंट को मैं बेस बना रहा हूं, और मैं ये 10 वोट जो उनसे हैं, जो कि चौधरी शुजात साहब के उस खत के मुताबिक डिफेक्शन में आते हैं, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने एक खत लिखा है और वो जो स्पीकर साहब ने अपनी जेब से निकाला, और उस खत में ये था कि तमाम जो PMLQ के अरकान हैं उन्हें डायरेक्शन दी चौधरी शुजात ने कि वो हमजा शरीफ को, शहबाज को वोट करेंगे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो उनसे हैं, पार्लिमानी कमेटी का फैसला जो कि उनके 10 अफराद पे मुश्तमिल थी, उस पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था कि शहबाज शरीफ इसको चौधरी परवेज इलाही को वोट करना है। तो जब उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के मुताबिक परवेज इलाही को वोट किया, तो डिप्टी स्पीकर ने उसको तमाम वोटों को गिनती करने से इनकार कर दिया और कहा चूंकि पार्टी हेड ने डायरेक्शंस इशू की हैं, तो मैं पार्टी हेड की डायरेक्शंस के मुताबिक ये वोट काउंट नहीं करूंगा। और अल्टीमेटली जो 186 वोट लिए थे परवेज इलाही ने, उसमें से 10 माइनस करके 179 हमजा ने वोट लिए और 176 इनके वोट हो गए। 3 वोट से उसको फातेह करार दे दिया। लेकिन जब ये चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो वहां पे क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मुलेट हो गया, लॉ पॉइंट, कि क्या आर्टिकल 63(1)(b) में लफ्ज पार्टी हेड लिखा हुआ है या पार्लिमानी पार्टी है। और नंबर 2, क्या जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो कि इन्हीं 3 जजेस, मौजूद जजेस का था, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन सही की है डिप्टी स्पीकर ने या नहीं। तो जब अदालत में ये केस चला तो डिप्टी स्पीकर के वकील से बारहा पूछा गया कि जनाब आप बताइए कि हमने उस जजमेंट में पैरा नंबर 3 में या कहीं भी और कहां पे ये लिखा है कि पार्टी हेड की जो डायरेक्शंस होंगी वो बाइंडिंग होंगी और उसकी खिलाफ वर्जी करने पे डिफेक्शन लागू हो जाएगी। तो जिसका जवाब कहीं भी तकरीबन 20 दफा ये सवाल हुआ और उसका जवाब डिप्टी स्पीकर के लॉयर के पास नहीं था, और वो इसकी निशानदाही करने से कासिर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहीं ये लिखा है कि पार्टी हेड का फैसला जो सा है वो डायरेक्शंस कहलाएगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि जो पार्लिमानी कमेटी का फैसला होगा उसके खिलाफ अगर कोई वोट करता है या उससे अब्सटेन करता है तो ये डिफेक्शन कहलाएगी। तो इसके अलावा 63(1)(a) में भी उन्होंने कहा आप पढ़ लीजिए और पढ़ के बताइए कि इसमें क्या पार्टी हेड लिखा है या पार्लिमानी पार्टी है। तो उसमें बड़ा सिंपल और प्लेन रीडिंग थी। तो इट वाज अ वेरी सिंपल केस जिसमें 63(1)(a) में देखना था क्या है, रीडिंग ऑफ 63(1)(a) था,
और सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस का अपना फैसला था, उसकी इंटरप्रिटेशन थी। ठीक है, अच्छा। तो इन तमाम चीजों को सामने, एक सेकंड, इन तमाम चीजों के पे जब आर्ग्यूमेंट्स हुए तो पहले दिन भी उनका वकीला जवाब देने से कासिर रहे, फिर दूसरे दिन कल यानी जो रोज गुजर चुका है 9 बजे तक हेयरिंग होती रही, जिसमें हमजा के वकील भी थे, जिसमें डिप्टी स्पीकर के इरफान कादिर साहब भी थे, पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब थे। इन तमाम ने केस के मेरिट्स पे बहुत डिटेल में बहस की और उसके बाद जब ये जवाबात देने से कासिर रहे तो फारूक नाइक साहब ने कहा हमें कुछ टाइम और दे दें, हम थोड़ी सी तैयारी और करेंगे। लेकिन आज सुबह उन्होंने जब कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा जी हमारे मुवक्किल ने, हमारे क्लाइंट्स ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने इस प्रोसीडिंग्स का अब मजीद हिस्सा नहीं बनना, जिस पे अदालत ने जो बाकी वकला थे उनके आर्ग्यूमेंट सुन के जजमेंट रिजर्व की और अब उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई फैसला मुमकिन नहीं था। ठीक है, अब जो ये सब कुछ हुआ, इस सब के अंदर उन्होंने एक कंसर्न रेज किया, आप जानते हैं, और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका मुतालबा ये था कि एक फुल कोर्ट जो है इसके ऊपर बैठना चाहिए। बहुत बड़ा मसला है, फुल कोर्ट नहीं बना, फैसला आ गया, लार्जर बेंच बन सकता था, बनना चाहिए था। देखिए, फुल कोर्ट के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और 5 जो पुराने सदूर हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस केस में एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले से आपने ये कहा है, आपके कहने पे या आपके प्रेशर में आके हम फुल कोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसका असूल ये है कि दौरान समाअत अगर आप वाकई कुछ ऐसी लीगल इश्यूज उठाते हैं और कोई ऐसी बात करते हैं कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगियां हैं, ये बहुत बड़ा कोई कानूनी सवाल है, तो फिर हम उस तरफ सोचेंगे। लेकिन दौरान समाअत जब बारहा उनसे कहा कि बताइए कौन सा ऐसा इशू है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, कोई कानून की आइन के खिलाफ कोई अमेंडमेंट आ गई, तो जिस पे वो बताने से कासिर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया क्योंकि एक सिंपल सा हमारी अपनी जजमेंट की इंटरप्रिटेशन का सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी पेचीदगी नहीं है, तो इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की जरूरत नहीं। और उन्होंने कहा फुल कोर्ट तभी तश्कील दिया जाता है जब कोई ऐसा इश्यू हो। तो चूंकि ये पॉइंट आउट करने से में साबित नहीं कर सके, और एक ही बात कि जनाब इस मुल्क में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है, तो पोलराइजेशन कोई ग्राउंड नहीं है फुल कोर्ट तश्कील देने का। पोलराइजेशन एक सियासी इशू है, उसको जाके सियासतदान खुद हल करें। तो इस पे कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी थी। ठीक है। अब सर ये बताएं कि नून लीग के पास या जो भी इत्तेहाद है, इसके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन बची है? रिव्यू पिटिशन में जा सकते हैं? ये बिल्कुल जा सकते हैं। रिव्यू पिटीशन इनका एक आईनी हक है, ये पेश हुए हैं, इनके वकला पेश हुए हैं और इन्होंने केस में अपने ना सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, इन्होंने अपने रिटन जवाबात भी उसमें दाखिल किए हैं, जिसमें उन्होंने अपना केस पूरी तरीके से लिखा है, कंसाइज स्टेटमेंट्स आ गई हैं और इन तमाम मवाद को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सो दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू भी लार्जर बेंच के पास नहीं लगेगा, इसी बेंच के पास लगेगा। यानी यही जजेस जो है इसके ऊपर तय करेंगे, जो हमने फैसला दिया उसके ऊपर कोई सेकंड थॉट हो सकता है करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगली चीज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर। जो कुछ भी कल हुआ मोअज़्ज़ज़ अदलिया और जज साहिबान के बारे में एक अदद जो मुतफ़िका या इस इत्तेहादी हुकूमत ने एक प्रेस टॉक की, प्रेस ब्रीफिंग की, जिसके अंदर जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो नैरेटिव अडॉप्ट किया गया और फिक्स्ड बेंच जैसे अल्फाज, नोइंग द फैक्ट कि उसको चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, ये बताएं कि ये मामला इग्नोर कर दिया गया अदलिया की जानिब से या कोई जो इफेक्ट है वो सामने आएगा या क्या होगा, या ये एक सियासत की भीड़ है जो चढ़ गई चीज़, ठीक है लेट इट गो? मैं इस पूरी प्रोसीडिंग में खुद भी अदालत में मौजूद था, तो इस केस में जो एक जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एक जो बर्दाश्त, एक जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहरा किया है, पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, क्योंकि दौरान समाअत भी
बहुत सी ऐसी बातें की गई जो नॉर्मली किसी भी बेंच के सामने नहीं की जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज सामने रखी कि मफाद आमा का जो इसमें सवाल है, यानी कि जो 12 करोड़ पंजाब की आबादी ने वोट दिए हैं, उन्होंने जो 17 जुलाई को 15 सीटें जितवाई है पीटीआई को, क्या उस मैंडेट को चुराया जा रहा है? और उन्होंने इसी पे फोकस रखा और किसी उस तरफ नहीं गए कि जिस पे उन पे जाती हमले हो रहे थे। और ये एक बहुत एक रिमार्केबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंडक्ट किया गया केस और जुडिशियल रिस्ट्रेंट था, और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को इग्नोर किया। और कल भी जो कुछ तबादला हुआ जुमलों का, उस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई। इरफान कादिर साहब के हवाले से भी, हमारे भी सीनियर हैं, हमारे शोज़ में आते हैं, कुछ ऐसे रिमार्क सामने आए जिसके ऊपर ये ख्याल किया जा रहा है या कयास राय की जा रही थी, आप ज़रा वहाँ मौजूद है, बेहतर बता सकते हैं, कि जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनके वकला की टीम की जानिब से एक स्ट्रेटजी ये थी कि टोन अग्रेसिव रखी जाए, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए, ऐसे रिमार्क्स आ जाएँ, कोई ऐसा डिसीजन हो जाए जिससे हम बाहर जाके जो है उसको प्ले अप कर सकें। ऐसी कोई इंटेंट आपको फील हुई वहाँ पर, या सिर्फ ये एक मिथ है या एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है बाहर? किया कि इस पूरी प्रोसीडिंग में बहुत सी जगह पे ऐसी बहुत सी बातें की गई कि जो कि अदालत के सामने नॉर्मली नहीं की जाती, लेकिन अदालत ने बड़ापन दिखाया, अदालत ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, अदालत ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और अदालत फोकस्ड रही कि जी हमारे पास जो इशू है, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला करना है कि अवाम का असल इशू क्या है। अवाम का इशू यही था कि जिन्हें 186 सीटें मिली हैं, क्या 186 को हटा के 179 वाले को वजीर आला बनाना आइन के मुताबिक दुरुस्त है, या अवाम की मैंडेट को इज्जत देनी है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को इग्नोर कर दिया है, और मैं नहीं समझता कि उसकी तरफ अब मजीद कोई बढ़ा जाएगा। और वाकई ही ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, और वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा इशू क्रॉप अप हो जाए कि मेन केस से हट के इस तरफ अदालतें चल पड़े और उसमें इल्तवा हो जाए केस और उसको तवालत दी जाए। अच्छा सर, जो डिसीजन आया वो बड़ा प्रिसाइज है और बड़ा क्लियर है, और उसमें अदालत का ज़रा मूड भी नज़र आता है। 11:30 बजे फौरी तौर पे कहा जी हल्फ लें, मतलब कल का भी इंतजार नहीं किया गया। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ज़ाहिर फैसला तो आ चुका है, हम उस पर खुल के बात कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? आई मीन कोई जल्दी है किसी चीज़ की? 11:30 बजे बाउंड किया गया है, या आपके ख्याल से कि दे आर सम अदर सर्टन, उनके ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अदा करनी चाहिए, उसी फौरी तौर पर हल्फ होना चाहिए, और फिर उसके अंदर गवर्नर, और गवर्नर नहीं तो फिर सदर करेंगे? आई मीन वेरी डायरेक्टिव एंड क्लियर ऑप्शंस के साथ कि जिस तरह करें और फौरी तौर पर करें। मैं समझता हूं कि अदालत ने ज़हन में ये रखा है कि अप्रैल से ये खिलवाड़ पंजाब में शुरू हुआ है। पंजाब में ये चीज तय ही नहीं पा रही थी कि वजीर आला कौन होगा और गवर्नेंस वहां पे, क्योंकि ये हर सिटीजन का एक बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है कि उनको एक लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो सी है उसकी गवर्नेंस मुयस्सर हो। तो अदालत इस चीज से दौरान समाअत भी उन्होंने कहा कि जनाब अप्रैल से ये इशू चल रहा है, कभी ये चल रहा है कि जनाब वजीर आला के जो पहले 20 वोट काउंट हो गए थे, ये तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ना तो इसमें तारीखें दी, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसको तूल दिया जाए, और फौरन से पेशतर वो चाहते हैं कि एक कानूनी तौर पे इलेक्टेड वजीर आला आए, उसकी काबीना आए, और डे टू डे अफेयर्स और जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है और गवर्नेंस है वो शुरू हो। तो इस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने ये टाइम फ्रेम दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे। फैसला चंद ही मिनट कबल आ चुका है। 11:30 बजे हल्फ दिए जाने के हवाले से अहकामात भी हैं। गवर्नर को बाइंडिंग की गई है कि गवर्नर ये हल्फ लेंगे, अगर नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान जो है वो हल्फ लेंगे। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो, एन एक्सपर्ट ऑन लॉ। अहमद साहब, सर ये बताइए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन इस फैसले के हवाले से, क्या कहेंगे? फैसला अब आ चुका है तो ज़ाहिर हम खुल के इस पर बात कर सकें। हाउ डू यू सी दिस सर? जी, मेरे ख्याल में सारे कानून आईनी तकाजे पूरे किए हैं इस फैसले ने। बहुत ही जामे फैसले है और इससे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये फैसला जो है आज का, ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमजा का पहला इलेक्शन भी गैर आईनी था और उसके बाद उसका ये दूसरी दफा इलेक्शन ये भी गैर आईनी और उसका ओथ भी गैर आईनी था। तो उस लिहाज से आप देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए होल्ड किया है कि वो सब उसका कभी भी वो आईनी वजीर आला नहीं था। लिहाजा वो तमाम फैसले जो उसने किए हैं, तमाम अपॉइंटमेंट जो उसने किए हैं, वो तमाम की तमाम कालअदम करार दे दी गई है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो आपने जिक्र किया, फैसले में भी लिखा है कि कलअदम करार दे दी गई है। अब लोग थोड़े से इसके हवाले से कंसर्न है कि जी ऑन ग्राउंड क्या होगा। बहुत सारे पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेसी के भी जो लोग हैं वो भी कंसर्न है। तो ये आप थोड़ा सा अगर हमें ग्रास रूट लेवल तक इसकी इंप्लीकेशन बता दें कि अब नए वज़ीर आला आएंगे, हल्फ उठाएंगे, तो जितने भी फैसले उन्होंने किए उन फैसलों के अंदर सरकारी तकर्रियाँ भी शामिल हैं, कुछ इंटर डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट्स भी हैं, क्या होगा? तो उन्होंने जो है जितनी अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की हैं वो कालअदम करार दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ जो उन्होंने काबीना बनाई है उसके साथ उन्होंने एक इतनी बड़ी वसी और अजीज एक काबीना बनाई है, इतना बर्डन नेशनल एक्सचेकर के ऊपर डाला है। फिर उसके बाद उन्होंने मुशीर बनाए हैं, एडवाइजर बनाए हैं। ये तमाम के तमाम उन्होंने कालअदम करा दे दिए। ठीक है। अब ये बताएं सर कि रिव्यू पिटिशन की ऑप्शन में कोई उम्मीद है? आपको लगता है कुछ फैसला इनके हक में आएगा? क्योंकि वैसे तो वो बाइकआउट कर चुके हैं, उसकी भी अपनी एक कोई कानूनी पोजीशन होगी ज़ाहिर है बाइकआउट की भी, लेकिन क्या डूइंग बाइकआउट कैन दे गो इनटू दिस रिव्यू पिटिशन या वो नहीं जा सकता? अदालत का फैसला है और कानून के मुताबिक सारे तकाजे उन्होंने पूरे किए हैं। उसमें रिव्यू का हक है उनका, वो करें जरूर, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बड़ी वाज़ेह है और वो आर्टिकल 63A के एन मुताबिक है। उसमें कुछ और ऐड नहीं किया गया और आइन की असल शक्ल जो है वो उसी तरह से बरकरार है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक वो आदी हो चुके हुए थे हर चीज, हर काम जो है बहुत धांधली की बुनियाद के ऊपर गैर आईनी तरीके से करने की। अब एक फैसला मजबूत उन्होंने दिया है और आइन की असल शक्ल जो है उसको सामने लाने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ी काविश है और इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल होराइजन में भी आप देखेंगे कि एक इस्तेकाम आएगा और इससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर कि अब ज़ाहिर है उनका मुतालबा या उनकी डिमांड ये थी, वैसे उन्होंने जिक्र बाइकआउट का भी किया, प्रेशराइज भी किया अदलिया को, वो था कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच नहीं बना, कहीं ये प्रोविजन मौजूद थी कि फुल बेंच ना बनाए, चले लार्जर बेंच बना दें, कुछ ज़्यादा जजेस को शामिल कर लें इंस्टेड ऑफ 3। अगर ऐसा हो जाता तो उसमें मज़ाक़ क्या था? मतलब डिमांड तो ज़ाहिर उनकी लेजिट थी। ये बात यह है कि फुल बेंच बनाना या लार्जर फुल कोर्ट बनाना या लार्जर बेंच बनाना ये प्रेरोगेटिव होता है चीफ जस्टिस का। ठीक है। और कंडक्टिंग बेंच जो है, जब कोई प्रोपोजिशन आती है सामने तो वो अगर जजेस ये महसूस करें कि ये एक ऐसा अहम इशू है कि इसकी इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा निकल सकती है और वो मुश्किल फैसला करना है, उसका इंटरप्रिटेशन सही कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो वो चीफ जस्टिस को लिख के भेजेगा बेंच कि जी आप इसमें लार्जर बेंच बनाएं या इसमें फुल कोर्ट को रेफर करें। एंड देन ये चीफ जस्टिस का काम है कि वो ये महसूस करे तो वो बनाए और चाहे तो वो ना बनाए। यहाँ पे चीफ जस्टिस खुद बेंच में बैठे हुए थे
इसलिए, और उन्होंने क्योंकि यही एक फैसला पहले वो ये रेफरेंस केस में वो दे चुके हुए थे, जिसमें उन्होंने ये आर्टिकल 63A की वजाहत भी की थी, तो इस वजह से उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि इस ऑपोजिशन को के लिए कोई लार्जर बेंच की जरूरत है, तो नहीं बनाया उन्होंने। ये किसी पार्टी के कहने के ऊपर नहीं बनाया जाता। ये ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, उसके मुताबिक किसी भी पार्टी को, चाहे वो पिटिशनर की तरफ से हो या रिस्पोंडेंट की तरफ से, किसी भी पार्टी के कहने के ऊपर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनाया जाता, तश्कील नहीं दिया जा सकता। ये खुद अब जजेस फैसला करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप ये तो ज़ाहिर है सारे कानूनी पहलू हो गए, और इस हवाले से थोड़ी देर पहले भी हम इसी पे बात कर रहे थे। आप अब माशाल्लाह सियासी जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रखते हैं। ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके इत्तेहादियों ने जो है वो अग्रेसिव, ज़ाहिर है उसकी टोन पहले ही आ चुकी थी, और अग्रेशन ही जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया हो या उनके बयानात हों, और लगता यूँ है कि वो अब सड़कों पे आएंगे या वो कुछ डिबैकल करने का कोई प्लान रखते हैं। इस सूरत में क्या होगा, क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और इसका फ़ायदा या इसका नुकसान रियासत को, मुल्क को कितना होगा? पहली बात तो ये है कि रियासत को कितना नुकसान होगा, ये इस ग्रुप में ये जो नून लीग का ग्रुप है और उनके जो एराई साथ उनके मिले हुए हैं, इसमें आपने देखा ना कितनी बड़ी परसेंटेज तो उन लोगों की है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं जी, नए कौमी खजाने के लूटने के केसेस बने हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस बने हुए हैं। तो लिहाजा उनको ये इस बात का तो कोई अदराक नहीं है, ना इस बात का एहसास है तो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचेगा। रही बात कि वो सड़कों पे आएंगे, उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, और वो किसी सूरत आप देख लीजिएगा कि कितने लोग सड़कों पे आते हैं, ये पता लग जाएगा। कोई उनके लिए लोग सड़कों में आने से तैयार नहीं है। क्या गलत किया है? अदालत ने एक फैसला दिया है, और एक पूरे के पूरे 10 वोट जो उनको मिले हैं वो उस रिजेक्ट कानूनी गैर आईनी तरीके से कर दिए गए थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया तो क्या गलत किया? इसलिए ये ऐसी लीडर भक्तियां हैं, इनसे कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। और इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 आप जानते हैं, उसके हवाले से जो वो कहते हैं मुकदमा भी करना है, आपको लगता है परसू करेंगे, या वो जब करने का भी उन्होंने प्लान किया था तो उनकी ग्राउंड बड़ी लेजिट थी, स्ट्रांग थी? जो है अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए ही भारी पड़ जाएगा। इमरान खान को जब आर्टिकल 6 का मुलज़म बना के लेकर आएंगे तो फिर उनकी जुबान कौन रोकेगा? सारे वो पोशीदा राज जो इनके आज वो दबा के बैठे हुए हैं, जो कुछ ये हरकतें करते रहे हैं, और जो जिस किस्म की, जिस अंदाज की साजिशों में ये लोग मुलविस रहे हैं, और कौन कौन रहा है, किस जगह से वो क्या हरकतें करते रहे हैं, वो तमाम डिस्क्लोज करेंगे फिर इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का आपका वक्त पहुंचाता है, आपको हाल हाज़िरा से यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।